हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति। जी हाँ बच्चों, आज की जो क्लास है वो आर्ट एंड कल्चर पर बेस्ड है और इसमें आज हम लोग आपके लिए ले आए हैं एक बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक, एक बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक जिसका नाम है स्तूप। आप लोग स्तूप का नाम तो सुनते आ रहे, बचपन से लेकर और अब तक आपने कई बार सुना होगा कि स्तूप ये है, स्तूप के बारे में। तो आज हम लोग स्तूप पर डिस्कस करेंगे कि आखिर स्तूप है क्या, प्राचीन भारतीय समय में स्तूप का निर्माण क्यों किया जाता था, इसके पीछे पर्पस क्या होते थे और स्तूप इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर आपको मैं बता दूं बच्चों कि अगर आप अनअकैडमी को फुल एंजॉय करना चाहते हैं, आप अगर अनअकैडमी को फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, अबाउट मी के सेक्शन से। यहाँ से, जी हाँ, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आइए, थोड़ा सा हम बात करेंगे अनअकैडमी के प्लान्स के बारे में कि अगर आप अनअकैडमी के पोर्टल पर एडमिशन लेकर पढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से आपने देखा है कि आप YouTube पर क्लासेस अनअकैडमी के ले रहे हैं, उसी तरह से अनअकैडमी का अपना एक रिजर्व पोर्टल है। अनअकैडमी वहाँ पर एडमिशन लेती है। वहाँ पर दो चीज़ें बड़ा स्पेशल हैं। एक तो सीक्वेंस में आपको क्लासेस मिलेंगी, दूसरी चीज़ ये है कि आप एक निश्चित समय सीमा में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के इच्छुक है, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि बच्चों, अनअकैडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, आप एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेके अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, आप जहाँ हब है जो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन का, आप यहाँ नहीं आ सकते, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो अनअकैडमी को ज्वाइन करिए। वैसे भी मैं कहूँगा कि अनअकैडमी एक शानदार प्लेटफॉर्म है यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेके पढ़ते हैं तो अनअकैडमी के पास दो प्लान हैं, एक तो प्लस है और एक आइकॉनिक है। प्लस अनअकैडमी का नॉर्मल प्लान है और आइकॉनिक एक स्पेशल प्लान है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप प्लस पे एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सब कुछ जो है अनअकैडमी के प्लस पे आपको मिलेगा। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी है। देखिए, 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक की एडमिशन फ़ी यहाँ मौजूद है। 1 महीने में सिर्फ आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको अनअकैडमी पे कैसा लग रहा है, लेकिन अगर आपको सीरियस होकर पढ़ना है तो या तो 1 साल या 2 साल या 3 साल, ये अनअकैडमी का प्लान आपको लेना होगा। 1 साल की जो फ़ी है वो 49,500 रुपीज़ है। 2 साल की जो फ़ी है वो 72,000 रुपीज़ है। 3 साल की जो फ़ी है वो 90,000 रुपीज़ है। यहाँ पर देखिए, ये है रेफरल कोड। आप एडमिशन लेते समय आपसे मांगा जाएगा कि हैव यू एनी रेफरल कोड, क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है। इसको जैसे ही एडमिशन में के समय इसको जैसे ही आप एडमिशन के समय लगाएंगे, वैसे ही आपकी फ़ीस जो है 10% कम हो जाएगी। जैसे देखिए, 1 साल की फ़ीस जो 49,500 रुपीज़ है वो घट के हो जाएगी 44,550 रुपीज़। 2 साल की फ़ीस 64,800 रुपीज़। 3 साल की फ़ीस 81,000 रुपीज़। तो देखा आप लोगों ने। अच्छा, अब आइए अनअकैडमी के आइकॉनिक प्लान की बात करते हैं। स्पेशल प्लान है ये। स्पेशल इसलिए है कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक कोच या गाइड जो है वो मिलता है। तो देखिए, अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलेगा,
स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें आपको आइकॉनिक पे मिलेंगी। जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो कोच या गाइड है, जो फ़ोन से हर समय आप जब भी आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है, तो ये जो कोच या गाइड होगा ये आपके फ़ोन पर, आप जब इसे फ़ोन करेंगे तो ये आपको बताएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लान 1 साल, 2 साल और 3 साल का है। 1 साल की जो फ़ी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की वो है 69,500 रुपीज़। 2 साल की फ़ीस है 1,07,000 रुपीज़। 3 साल की फ़ीस है 1,41,000 रुपीज़। अब यहाँ देखिए, जैसे ही आप रेफरल कोड MNUS को लगाएंगे एडमिशन के समय, वैसे ही ये फ़ीस जो है 10% लेस होके हो जाएगी। जैसे 1 साल की फ़ीस 69,500 रुपीज़ है, जैसे ही आप रेफरल कोड MNUS यूज़ करेंगे ये 10% लेस होके हो जाएगी 62,550 रुपीज़। 96,000 जैसे 1 साल की फ़ीस, 1 साल की फीस जो 69,500 रुपीज़ है, 1 साल की फीस जो 69,500 रुपीज़ है, ये MNUS रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद 10% लेस होके हो जाएगी 62,550 रुपीज़। 2 साल की फीस 96,300 रुपीज़। 3 साल की फीस 1,26,900 रुपीज़। तो देखा आप लोगों ने, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। ये है ऑप्शनल के बारे में कि अनअकैडमी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर आप ऑप्शनल में एडमिशन लेके पढ़ना चाहते हैं, अलग से पढ़ना चाहते हैं, तो ये इसकी जो है ऑप्शनल की पूरी यहाँ पे शीट अवेलेबल है। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उसका पूरा यहाँ प्लान है। 1 महीने से लेके 3 साल तक की फ़ीस है। जब भी आप एडमिशन लीजिए तो रेफरल कोड MNUS को यूज़ करिए, इससे आपकी फ़ीस 10% कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, जी हाँ, जब भी आप एडमिशन लीजिए तो आप रेफरल कोड MNUS को यूज़ करिए, इससे आपकी फ़ीस 10% कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, आज हम लोग जो है जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो स्तूप पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपनी कॉपी और पेन को भी रेडी रखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं स्तूप के बारे में। पहली चीज ये कि स्तूप क्या है, इसकी परिभाषा, स्तूप के बारे में क्या मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्तूप के बारे में सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है, आपको बताऊं कि स्तूप जनरली जो फेमस है, जो आप और हम जानते हैं, वो बौद्ध धर्म से जानते हैं कि बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण किया जाता है। बुद्ध के जो शारीरिक अवशेष हैं वो स्तूपों में रखे जाते हैं। ये चीज़ें तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्तूप का जो निर्माण है भारत में, वो गौतम बुद्ध से पहले से होता है। पुराने ज़माने में इसमें राजाओं के अवशेष रखे जाते थे, ऋषि मुनियों के अवशेष रखे जाते थे। समझ में आ गया। स्तूप का जो वर्णन है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा? ऋग्वेद में। स्तूप का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो यहां ऋग्वेद में मिलता है। क्या कह रहा है ऋग्वेद? ऋग्वेद कहता है कि स्तूप की जो बनावट होती है वो एक प्रकाश पुंज की तरह होती है। जिस तरह से प्रकाश ऊपर से नीचे जब आता है तो बिखर जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? ऋग्वेद क्या कह रहा है कि स्तूप की जो बनावट होती है वो एक प्रकाश पुंज की तरह से होती है। जिस तरह से प्रकाश पुंज ऊपर से नीचे जब आता है तो वो बिखर जाता है ना। और जब इसके सभी बिंदुओं को आप मिलाओगे तो वो एक स्तूप की संरचना होती है। समझ में आ गया? यानी परिभाषा क्या है बेटा कि स्तूप उस प्रकाश पुंज की भांति है जो जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो बिखर जाता है, और ये जो उसकी आकृति है वो एक स्तूप की तरह दिखाई देती है। स्तूप की तरह दिखाई देती है। तो ये इसकी परिभाषा है। सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है स्तूप का? तो मैंने आपको बता दिया कि स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इस चीज को आप नोट करें, लिख लीजिए इस लाइन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप स्तूप के बारे में नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में लिखाता हूं। ठीक है,
परिभाषा नोट किया आप लोगों ने कि स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जिस प्रकार से प्रकाश ऊपर से नीचे एक पुंज की तरह आता है और बिखरता है, उसकी आकृति एक स्तूप की तरह होती है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं कि स्तूप जो होता है वो एक मिट्टी के थूहे की तरह होता है। कैसा होता है बेटा? स्तूप जो है वो मिट्टी के थूहे की तरह से। या आप कह सकते हैं कि एक उल्टे प्याले की भांति, उल्टे प्याले की भांति, करेक्ट। जैसे आप देखिए प्याला कैसा होता है, यही तो प्याला है। क्या कहा गया कि स्तूप जो है एक मिट्टी के थूहे की तरह से या उल्टे प्याले की तरह से होता है। क्लियर है बेटा? इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि परिभाषा में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इसको आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज। वो तो बच्चों आप इसको जो है नोट करिए और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। तो अब हम लोग बात कर रहे थे स्तूप के, चलिए बात करते हैं स्तूप की बनावट के बारे में, है ना। थोड़ा सा आप नोट करिएगा, हेडिंग डालिए स्तूप की बनावट कैसी होती है, स्तूप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना। मान लीजिए अगर प्रश्न आ गया कि स्तूप की बनावट या स्तूप के प्रकार, स्तूप की बनावट के बारे में बताइए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर पर प्रकाश डालिए, तो आपको इसको बताना पड़ेगा। तो प्लीज़ चलिए हेडिंग डालिए स्तूप की बनावट कैसी होती है, हम लोग इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो छत्र कहलाता है, ठीक है। स्तूप में सबसे जो पहला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं बेटा? छत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां देखेंगे ना, स्तूप के सबसे ऊपर जब आप देखोगे इस पोर्शन में, तो आपको ऐसी आकृति दिखाई देती है, छतरी जैसी। ये चीज क्या कहलाता है? छत्र। स्तूप में जो छत्र होता है वो किस लिए बनाया जाता है? प्रश्न ये है कि आपको यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्तूप में जो छत्र होता है वो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन, क्या मतलब है? तो आप कहेंगे स्तूप में जो छत्र है वो शिक्षा का प्रतीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रतीक है। बेसिकली आपसे बताऊं कि स्तूप की जो प्रसिद्धि है वो बौद्ध धर्म से ही मिली है। स्तूप के बारे में हम आप जितना कुछ जानते हैं, इसमें सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसको फेम किया बौद्ध धर्म ने, है ना। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि इसमें पवित्र अवशेष बुद्ध के रखे जाते थे, फिर ये स्तूप बनाया जाता था। तो इसके जो पार्ट्स हैं इसके बारे में हम लोग बात करें। छत्र जो है किस चीज का प्रतीक है? शिक्षा का प्रतीक है, एजुकेशन का प्रतीक है, ठीक। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, हर्मिका। पहली चीज है कि हर्मिका होती क्या है और ये कहां होती है। तो देखिए बताऊं, ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये चीज ध्यान से देखिए, ये पोर्शन हर्मिका कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? हर्मिका। ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये पोर्शन, ये हर्मिका कहलाती। चलिए हम थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए,
ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये हर्मिका कहलाती है। या अगर हम आपको ये थोड़ा सा यहां पर बनाएं ऐसे, करेक्ट, इसमें जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं हर्मिका में, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है वो हर्मिका कहलाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि जो हर्मिका होती है ये क्या है। हर्मिका है क्या, यहां पे देखिए, हर्मिका जो है ये किसी स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है। किसी स्तूप का सबसे पवित्र भाग क्या कहलाता है, हर्मिका कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि हर्मिका सबसे पवित्र भाग होता है। हम कहें हाँ, हर्मिका जो होता है वो सबसे पवित्र भाग होता है। कैसे होता है यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको देखिए, ये क्या है, ये हर्मिका है। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, जो स्तूप होता है ना, तो स्तूप के अंदर क्या होता है, स्तूप के अंदर क्या होता है, स्तूप के अंदर किसी महापुरुष, किसी संत के शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो अवशेष होते हैं वो इसी हर्मिका में होते हैं। यानी हर्मिका की जो जगह होती है स्तूप में वो यहाँ होती है, नीचे होती है। बीच में इसको रखा जाता है, फिर इस पे स्तूप बनाया जाता है। हर्मिका वो जगह है, वो चीज़ है जिसमें किसी संत या किसी महात्मा के शारीरिक अवशेष रखे जा सकते। समझ में आ गया। अब यही चीज जो आप देख रहे हैं ना, यही जो हर्मिका है, चूंकि हर्मिका तो अंदर है। अब जो भिक्षु होते हैं वो स्तूप की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, हर्मिका की। बेसिकली यहां हर्मिका मेन है। तो ये हर्मिका, उनके लिए एक डमी हर्मिका बनाई जाती है। यहां पे देखिए, शीर्ष पे जो हर्मिका हम आपको दिखा रहे थे वो यही है। इसको ऊपर बना दिया जाता है ताकि भिक्षुओं को यह चीज दिखाई दे। समझ में आ गया। यानी स्तूप की जो जान है, स्तूप की जो मेजर पॉइंट है वो उसकी हर्मिका होती है। अब समझ में आपको आ गया होगा कि हर्मिका क्या है। कह सकते हैं कि स्तूप का सबसे पवित्र भाग हर्मिका होता है। इसमें आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। हर्मिका स्पेशली देखा जाए, जो मेन हर्मिका होती है स्तूप के बीच में होती है, जिस पर कोई स्तूप बनता है, ठीक। और लेकिन डमी के तौर पर ऊपर हर्मिका बना दी जाती है और इसी के चारों तरफ जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो परिक्रमा करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। कोई दिक्कत, किसी तरह की प्रॉब्लम किसी भी मेरे स्टूडेंट को नहीं है। अब समझ में आ गया बेटा कि ये हर्मिका क्या है, ये क्लियर हो गया। ये जो हर्मिका आप देख रहे हैं, आड़ी तिरछी रेखा देख रहे हैं ना छत्र के नीचे, यही मेन है। ये सेम चीज अंदर बनी होती है जिसके चारों ओर कोई बहुत भिक्षु परिक्रमा करता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हर्मिका के बारे में क्या लिखेंगे बेटा कि हर्मिका पवित्रता का प्रतीक है ना। हर्मिका इज अ सिंबल ऑफ हॉलीनेस, पवित्रता का प्रतीक है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ये जो गोल जैसी आकृति देख रहे हैं आप लोग, है ना, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये जो आप बता रहे हैं ये गोल उल्टे प्याले की तरह, इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको अंड कहते हैं। ये जो उल्टा प्याला आप देख रहे हैं ना बेटा, ये चीज, इसको क्या कहते हैं, इसको अंड कहते हैं, अंड। और बौद्ध धर्म में अब प्रश्न आता है कि ये जो गोल प्याले जैसी आकृति है जिसको आप अंड कहते हैं, ये किस चीज का प्रतीक है। तो ये शांति का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है बेटा, शांति का प्रतीक। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म में जो अंड है, इट इज अ सिंबल ऑफ द पीस। ये शांति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में जो स्तूप में अंड होता है, स्तूप में जो अंड होता है, ये शांति का प्रतीक है, सिंबल ऑफ द पीस। ये शांति का प्रतीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि बौद्ध धर्म में स्तूप में जो अंड होता है, अंड किसको कहते हैं, यही जो चीज है ये अंड कहलाती है। तो अंड, बौद्ध धर्म में जो स्तूप होता है
उल्टे प्याले जैसी आकृति होती है, ये चीज अंड कहलाती है। और अंड जो है किसका प्रतीक है? शांति का। अब जो है यहां पर एक चीज और है, अगला है प्रदक्षिणा पथ क्या होता है। तो देखिए साहब, प्रदक्षिणा पथ वही चीज है, ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, जब आप एंट्री लेंगे यहाँ से तो ये पूरा गोलाकार आकृति होती है, ये रास्ता होता है जिसके चारों तरफ बहुत भिक्षु परिक्रमा करता है। प्रदक्षिणा पथ उस परिक्रमा पथ को कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है बेटा? प्रदक्षिणा पथ क्या है? एक प्रकार का परिक्रमा पथ है। चलिए मैं आपको बताता हूं। जो प्रदक्षिणा पथ है वो एक परिक्रमा पथ है जिसके चारों ओर कोई जो बौद्ध भिक्षु होता है वो परिक्रमा करता है। ये चीज आप देख रहे हैं ना, तो इसमें देखिए ये क्या है? ये स्तूप है। स्तूप में मैं आपको बताया था कि ये चारों ओर सर्किल होती है, यही प्रदक्षिणा पथ होता है। जिसके चारों ओर कोई बौद्ध भिक्षु जो है वो परिक्रमा करता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदिका क्या होती है? यस, जो वेदिका, ये चीज देख रहे हैं बेटा, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो चीज देख, रेलिंग, वेलिका, वेदिका माने ये क्या है? रेलिंग। जो आप ये रेलिंग देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं ना, अच्छा वेदिका इसलिए बनाई जाती होगी ताकि एक तरह से कह सकते हैं कि ये पवित्र स्थान है स्तूप ना, उसकी घेराबंदी कर दी जाती है सुरक्षा की दृष्टि से। तो वेदिका, जो रेलिंग आप देख रहे हैं, ये चीज जो है वो वेदिका कहलाती है। इसका निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो किया गया। ठीक, अब आगे बढ़िए। तोरण द्वार। अब यहाँ पे तोरण द्वार जो आप देख रहे हैं, चूंकि स्तूप जब बनाए जाते थे तो उनके चारों दिशाओं में 4 द्वार बने होते थे, और ये जो चारों द्वार है ये दिशा के प्रतीक है। तोरण द्वार, ये जो द्वार देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, ये जो द्वार दिख रहा है ये क्या है? ये तोरण द्वार जो है ये दिशा के प्रतीक है। जब भी स्तूप बनाए जाते थे तो इनके साथ तोरण द्वार जरूर बनाए जाते थे। ये चीज क्या है बेटा? ये दिशा के प्रतीक है ना, ये दिशा के प्रतीक है। ठीक है, तो आई होप स्तूप के जो बनावट है ये आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। स्तूप क्या है, इसकी परिभाषा मैंने बताई। सबसे पहले स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन पुस्तकों में उसका स्मरण किया जाता है। ऋग्वेद को सबसे पुरानी पुस्तकों में, सबसे प्राचीन पुस्तकों में याद किया जाता है, वैदिक काल से रिलेटेड। अब यहाँ पर उसकी बनावट पर मैंने बात की। जो छत्र होता है वो शिक्षा का प्रतीक है, हर्मिका पवित्रता का प्रतीक है, अंड शांति का प्रतीक है, प्रदक्षिणा पथ जिसके चारों तरफ कोई बौद्ध भिक्षु परिक्रमा करता है, और वेदिका ये रेलिंग होती है, और ये कहीं ना कहीं से सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाई गई है। कहीं ना कहीं से वेदिका रेलिंग होती है, कहीं ना कहीं से वेदिका रेलिंग होती है, कहीं ना कहीं से ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बनाई जाती थी, और तोरण द्वार दिशा के प्रतीक होते हैं। तो बच्चों आगे हम किसी क्लास में आपको जो है इसके प्रकार भी बताएंगे, स्तूप के विकास की बात करेंगे, इसके प्रकार भी बताएंगे आज की। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के प्लस पर हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास भी चल रही है, उसे मैं ले रहा हूं, तो आप अनअकैडमी के प्लस पे आके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये कि अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन्स, जी हाँ, बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में आने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।